बैंक बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बड़े बड़े लोन्स दे रखे थे, बट उन लोन्स की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था, मेरा दिवालिया निकल गया, नाउ आई डिफॉल्टर, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं। यानी कि वो आपका उधार वापस नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपका उधार वापस कर रहा है दोस्तों, फ्री फंड में नहीं आईबीसी लगवाना, आपका पैसा वापस तो मिल गया, ऐसी थोड़ी किसी से दुश्मनी निकालनी है आईबीसी लगवा दिया। भारत के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। बात याद रखिएगा, एनपीए होने की वजह से एक बहुत बड़ा खतरा उभर के आता है जिसको बोलते हैं बैंक फेलियर। याद करिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएसए के रियल एस्टेट से स्टार्ट हुआ था, वो भी इसी प्रकार का क्राइसिस था, जहां पर एक बैंक के फेल होने की वजह से पूरा के पूरे यूएसए का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो डाउन पे गया। आप चाहें तो बैंक्रप्सी का प्रोसीजर उसके खिलाफ चलवा सकते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पूछेगा कि प्रोसीजर बताओ आईबीसी। गलत डेटा उठाते हैं और उसको न्यूज में डालते हैं, जिससे आईबीसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आईबीसी इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। एक बात तो पक्की है कि आईबीसी जैसा प्रोसीजर लाना भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। ये इन डेप्थ एनालिसिस आपके यूपीएससी सिविल सर्विस के सभी टॉपिक्स का 360 डिग्री कवरेज देगा, जिससे आपकी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और आसान और वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगी। आज के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स सीरीज के टॉपिक वाइज न्यूज एनालिसिस में हम कवर करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। ये बहुत ज्यादा और काफी टाइम से न्यूज में बना हुआ टॉपिक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इस एक्सप्लेनर वीडियो में 360 डिग्री कवर करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को आईबीसी के अंदर, और काफी ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन भी मार्केट के अंदर अवेलेबल रहती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। सो लेट अस क्लियर दिस इन डेप्थ और देखते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स के अंदर कौन सी चीजें मौजूद हैं। दोस्तों देखिए, कुछ आर्टिकल्स मैं आप लोगों के लिए निकाल के लेके आया हूं। जैसे एक आर्टिकल है यहां पे कि रियल एस्टेट केसेस अंडर आईबीसी मेक एनकरेजिंग प्रोग्रेस, 50% क्लोज बाय जुलाई सितंबर 20। यानी कि यहां पे ये बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट के जो केसेस हैं अब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर आते हैं। तो देखेंगे ये क्या बात करी जा रही है। नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं आप, 5 years of insolvency and bankruptcy code, a promising journey. To meet the standards of other mature global jurisdiction, India's insolvency regime has a long way to go. यानी कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम समझेंगे पहले और फिर देखेंगे उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और एक मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई होप आप उस मेंस के क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। Explain the insolvency and bankruptcy code. Where does this stand today? In financial year 2022, for 100 out of 500 companies that saw proper resolution, अभी देखेंगे हम resolutions क्या होते हैं under IBC, the haircut, और हेयर कट को भी समझेंगे क्या होता है। ये बाल काटना नहीं है दोस्तों, हेयर कट एक इकोनॉमिकल टर्म है। देखिए हेयर कट क्या है। हेयर कट्स वर अबव 90%, यानी कि 90% से ऊपर के हेयर कट रेशियोज मौजूद हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। आपको यही पॉइंट मैं चैलेंज के अंदर दोबारा दिखाऊंगा, सो आप ट्राई करिएगा इंटर रिलेट करने की। नेक्स्ट देख सकते हैं एक आर्टिकल, विल प्री पैकेज बैंक्रप्सी टर्म्स हेल्प स्मॉल बिजनेसेस। अब ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। क्या होता है प्री पैकेज्ड बैंक्रप्सी प्रोसीजर? तो देखेंगे प्री पैकेज्ड एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लाया गया है। सो वी विल सी व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। फिर यहां पे आप एक आर्टिकल देख सकते हैं दोस्तों, DHFL becomes the first financial services firm to be taken to NCLT। ये है फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि बात करी जा रही है NBFC की, उसको पहली बार लेके आया गया। यानी कि देवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको भी आईबीसी के दायरे में लाया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि NBC को भी, NBFC को भी हम लोग आईबीसी में ला सकते हैं, बाद में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। और लास्ट आर्टिकल आप देख सकते हैं, The performance of IBC not skewed, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब बोल रहे हैं कि भाई जो आईबीसी का डेटा है, कुछ न्यूज वाले या फिर कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं या कुछ भी डेटा को इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चेरी पिकिंग कर रहे हैं। यानी कि जैसे हम लोग चेरीज होती हैं उसमें से कुछ अच्छी अच्छी चेरीज उठाते हैं, ऐसे ही चेरी पिकिंग करते हैं, गलत गलत डेटा उठाते हैं और उसको न्यूज में डालते हैं, जिससे आईबीसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आईबीसी इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। तो वो बोल रहे हैं यस द रिफॉर्म्स आर नीडेड एंड
इट इज द नीड ऑफ द आवर। बट एक बात तो पक्की है कि आईबीसी जैसा प्रोसीजर लाना भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था, बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था। बट 2016 में एक हिस्टोरिक तरीके से इस एक्ट को पास करा गया और ये बहुत ही आवश्यक एक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी? देखिए दोस्तों, इंसॉल्वेंसी का मतलब है एक इंडिविजुअल या कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट। यानी कि आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए। सबसे पहले तो मैं आपको एक कहानी बताता हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है और किस तरीके से पहले प्रॉब्लम होती थी बट इस बार प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। मान लीजिए आपने एक जगह एक घर खरीदा। दोस्तों हम सबको अपना आशियाना चाहिए, हमें घर रहने के लिए चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारा अपना एक घर हो, यानी कि हम रेंट पे ना रहें, ओनर बन जाएं उस एरिया के। और हम लोगों ने मान लीजिए एक घर सोचा, और कहां पे सोचा? ग्रेटर नोएडा या फिर जहां पर भी, कहीं पर भी जहां पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप गए और आपने देखा, और उस जो रियल एस्टेट का डीलर है या फिर जो बिल्डर है उसने आपको ये बात बोली यहां पर कि देखिए सर, अगर आपको ये घर चाहिए तो ये घर आपको मिल जाएगा, ये 1 करोड़ की कीमत में मिलेगा। इस घर की कीमत जो है 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए आज है, अगर आप 10 साल बाद वापस जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट है, 10 साल में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। वो बोल रहे हैं अगर 10 साल बाद आकर के आप बना बनाया कोई सामान खरीदते हैं या बना बनाया पूरा रेडी टू मूव इन फर्निश्ड एक घर लेते हैं तो ये 1 करोड़ का नहीं, इसकी कीमत करीबन करीबन 5 करोड़ हो जाएगी। सो फायदा किस में रहता है दोस्तों? हमेशा नींव वाली चीजों में, फाउंडेशन वाली चीजों में, जो भी बनी नहीं होती है उसमें पैसा लगाने का। तो आप लोगों ने स्टार्ट क्या किया? आप गए उधर और आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है लेआउट प्लान ऐसा है, कागजों पे उसने सब कुछ दिखा दिया और आपसे बोला कि देखो पूरा 1 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है, बट आप क्या कर सकते हैं, इसका 20% हमें एडवांस के रूप में दे दीजिए। यानी कि 20 लाख रुपए आपसे आज ले लिए, आपने 20 लाख रुपए उसको एडवांस में दे दिए ताकि आज आपने वो एरिया बुक कर लिया, वो घर बुक कर लिया, और 10 साल के प्रोजेक्ट के बाद वो आपको उसकी चाबी सौंप देंगे, यानी पोजेशन दे देंगे उस पूरे के पूरे घर का। अब आप 4 साल बाद, 3 साल बाद दोबारा जाते हैं उस लोकेशन पे देखने और पता करते हैं कितनी डेवलपमेंट हुई, तो आपको पता चला कि अभी तक तो काम ही चालू नहीं हुआ है उधर। फिर आप उनसे बात करते हैं बिल्डर से, आप बोलते हैं कि भाई साहब आपने बोला था कि 10 साल में दे देंगे बट अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, कहाँ है हमारा प्रोजेक्ट? तो वो बोलते हैं कि रुक जाइए, कोविड का टाइम आ गया था, थोड़ा सा इशू हो गए हैं, आप वेट करिए, कुछ समय बाद आ जाइए। और इस तरीके से करते 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 मान लीजिए 10 साल पूरे हो गए हैं, 10 साल या 9 साल पूरे हो चुके हैं, और आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का ढांचा भी खड़ा नहीं हुआ है, अभी तो ईंटें लग रही हैं। यानी कि उसने बोला था कि 10 साल बाद प्रोजेक्ट देगा बट अभी तक प्रोजेक्ट दिया नहीं है, किसी भी वजह से डिले करता जा रहा है और आपका पैसा फंस चुका है। आपसे नहीं उसने 20 लाख रुपए लिए हैं, ऐसे कर करके उसने कई हजारों लोगों से ये 20 लाख रुपए लिए हैं, और रातों रात मान लीजिए आपको पता चल जाता है कि वो बोलता है कि भाई नाउ आई एम नॉट केपेबल कि मैं आपको वो घर बना के दे पाऊं, किसी भी वजह से। हो सकता है आपका घर बहुत डिले हो रहा हो। अब देखिए आपके पास एक चॉइस है। क्या चॉइस है? आपके पास चॉइस है कि आप वेट कर सकते हैं, क्यों? दूसरी चॉइस आपके पास नहीं थी पहले। यानी कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप जा सकते थे, सिविल कोर्ट्स जा सकते थे, अलग अलग जगहों पे जा सकते थे, बट वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बिकॉज आपका पैसा कब वापस मिलेगा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। दूसरी चीज, आप खुद से नहीं जा सकते थे, यानी कि जब तक वो बिल्डर, वो जो रियल एस्टेट का बिल्डर है, वो खुद अपने आप को ये ना बोल दे कि मेरा दिवालिया निकल गया है, मैं अब पे नहीं कर सकता हूं अपने उधारों को, और आप जो भी मेरी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी मेरे कामकाज की प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चीजें हैं, उसको बेच दीजिए और अपने 20 लाख रुपए ले लीजिए, या जितना मिलता है उतना ले लीजिए। इस तरीके की कंडीशन उसको खुद से बतानी पड़ती थी, यानी इनसॉल्वेंट उसको खुद घोषित करना पड़ता है अपने आप को। इनसॉल्वेंट का मतलब है एक इंडिविजुअल या कंपनी जो अपने उधारों को वापस नहीं कर पा रही है। तो आपने इतने साल वेट किया, आपने चीजें सोची, बट आप खुद से पहले अप्लाई नहीं कर सकते थे, किसी भी वजह से जा नहीं सकते थे, और जा भी सकते थे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। मतलब यानी कि सिर्फ और सिर्फ उस समय पावर्स थी डेटर के पास। डेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो व्यक्ति जिसने उधार लिया है,
ना कि वो व्यक्ति जिसने उधार दिया है। तो यहां पे क्रेडिटर आप हैं, डेटर वो रियल एस्टेट का बिल्डर है। तो आप उससे मांग नहीं सकते अपना पैसा, कोर्ट दिलवाएगा आपको पैसा। कोर्ट कैसे दिलवाएगा पैसा? उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं बनी हुई, या उसका जो भी फर्नीचर्स हैं, असेट्स हैं, उनको बेच करके वैल्यू रियलाइज कराई जाएगी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। और उस प्रॉपर्टी से मान लीजिए 100 करोड़ निकलते हैं, 50 करोड़ निकलते हैं, उसको सारे के सारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। बट ये प्रोसीजर बहुत धीरे होता था, यानी कि इस प्रोसीजर में आपके पास पावर नहीं थी। जैसे कि सरफेसी एक्ट था, सरफेसी एक्ट 2002 का, उसके थ्रू आप कर सकते थे, लोक अदालत में जा सकते थे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स थे उस समय, उन सब का इस्तेमाल किया जा सकता था, बट बहुत ज्यादा समय लगता था। हेंस हमारे यहां पर कई सारे लोग परेशान रहते थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक रियल एस्टेट की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जिनके पास ये क्षमता खत्म हो चुकी थी कि वो अब पैसा वापस अपने उधार वालों को दे पाए। इसकी वजह से काफी ज्यादा पैसा फंसा पड़ा था। अब देखिए उधार कौन कौन देता है, क्रेडिटर की डेफिनेशन में कौन कौन आ सकता है। दोस्तों, क्रेडिटर की डेफिनेशन में सबसे बड़ा क्रेडिटर जो होगा वो होगा बैंक। बैंक बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बड़े बड़े लोन्स दे रखे थे, बट उन लोन्स की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, यानी कि कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट खराब होने की वजह से वो वापस नहीं कर पाते थे लोन्स, उसकी वजह से बैंक की बैलेंस शीट खराब होती थी। और आप जानते होंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि बैंक के लिए जो असेट है वो अब परफॉर्म करना बंद कर चुका है। एक शॉर्टकट में मैं आपको चीज बता देता हूं, बैंक का मतलब वो होता है तो डिपॉजिट्स ले और बदले में लोन्स को आगे दे। जो डिपॉजिट्स वो लेता है उसको वापस करना पड़ता है, ये उसकी लाइबिलिटी है, बट लोन्स जो वो आगे देता है ये उसके लिए असेट है। याद रखिएगा, वो लोन्स जो उसके लिए असेट हैं अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में बैंक की कमाई वहीं पे होती है। वो लोन पर 8% पे लोन देता है और डिपॉजिट रेट 4% का देता है, बीच में उसका मार्जिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। वो स्प्रेड कितना होता है? उसका 4%। यानी कि बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो कैसे कमाता है? लोन देता है महंगे पे और डिपॉजिट यानी उसके खर्चे होते हैं कम, बीच में मार्जिन कमाता है। बट अगर लोन वापस ही ना आए तो समझ जाइए एनपीए हो चुका है। 90 दिनों तक अगर आपका लोन वापस नहीं मिल रहा है बैंक को, उसको घोषित करना पड़ता है एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, भारत के अंदर नॉन परफॉर्मिंग असेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अगर 6% है टोटल लोन्स में तो कोई इशू नहीं है, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर 11%, 12%, 13% पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीए बढ़ चुके थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और एक बात याद रखिएगा, एनपीए होने की वजह से एक बहुत बड़ा खतरा उभर के आता है जिसको बोलते हैं बैंक फेलियर। यानी कि एक बैंक फेल होता है, उसकी वजह से कई सारे बैंक्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। याद करिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएसए के रियल एस्टेट से स्टार्ट हुआ था, वो भी इसी प्रकार का क्राइसिस था, जहां पर एक बैंक के फेल होने की वजह से पूरा के पूरे यूएसए का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो डाउन पे गया, जिसकी वजह से यूके डाउनफॉल पे गया, जिसकी वजह से यूरोप डाउनफॉल पे गया और फाइनली एशिया डाउनफॉल पे गया। यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बन सकता है एक बैंक का फेल होना। इसलिए हमें बैंक्स को बचाना है, इसलिए हमें बैंक्स को सिक्योर रखना है। उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए और डेटर्स जो उधार ले चुके हैं वापस नहीं कर पा रहे हैं, प्लस क्रेडिटर्स जिनके पास अधिकार नहीं है अपने उधार को वापस मांगने के लिए, या फिर इनसॉल्वेंसी वो खुद जो घोषित करते हैं उसका वेट करते रहते थे वो क्रेडिटर्स, यानी कि बैंकरप्सी, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर जो लीगल प्रोसीजर है लिक्विडेट करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन? लिक्विडेशन का मतलब होता है आप उस कंपनी के सारे असेट्स को बेच दीजिए और अपने पैसे को रियलाइज करा लीजिए। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, वो सभी क्रेडिटर्स वेट करते थे पहले कि वो जो डेटर है अपने आप को इनसॉल्वेंट घोषित करे, जो वो खुद से करता था, बोलता था मेरा दिवालिया निकल गया, नाउ आई एम अ डिफॉल्टर, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, और उसके बाद वो प्रोसीजर होता था। अब ये प्रोसीजर चेंज हो गया, अब इन चीजों को बदल दिया गया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 को ला करके अब पावर्स किसको सौंप दी गई हैं? क्रेडिटर को दे दी गई है। यानी कि अब डेटर तक वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करे। आप चाहें तो बैंक्रप्सी का प्रोसीजर उसके खिलाफ चलवा सकते हैं। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है खुद को, बैंक्रप्सी का मतलब होता है कि एक लीगल प्रोसीजर चालू हो जाए उसके खिलाफ।
तो आप भी बैंक्रप्सी के प्रोसीजर को चालू करवा सकते हैं, लिक्विडेट करा सकते हैं उस कंपनी को और अपने पैसे को वापस पा सकते हैं टाइम बाउंड मैनर में। यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टाइम बाउंड। पहले के भी देखिए डीआरटी है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, अर्लियर भी कई सारे लॉस थे, जैसे आप देखिए कंपनी लॉ बोर्ड्स थे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स थे, लोक अदालत थी, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1985, सरफेसी एक्ट ऑफ 2002, ऐसे कई सारे एक्ट मौजूद थे जिन एक्ट्स का इस्तेमाल करके आप अपने पैसे को वापस पा सकते थे। बहुत समय लग जाता था, यानी 5-5 साल 10-10 साल आपके पैसे को रिकवर करने में लग जाता था। बट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 एक टाइम बाउंड मैनर लेके आया है, बोलता है कि भाई इतने समय से ज्यादा आपका पैसा नहीं जाएगा, यानी कि इतने समय में आपको पैसा मिल ही जाएगा। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि भाई चलिए ठीक है, एक टाइम बाउंड मैनर है, प्लस सरकार ने एक एक्ट बनाया है, लीगल प्रोविजन दिया है कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको पावर्स दे दी है, क्रेडिटर को पावर दे दी है, अब एक बैंक के पास पावर है कि वो इनिशिएट कर सकता है। एक कॉर्पोरेट जो डेटर है वो तो कर ही सकता है, बट जितने भी क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जिस भी प्रकार के क्रेडिटर्स हैं, जो अनरिलेटेड क्रेडिटर्स हैं, वो सभी इसको अब अप्लाई कर सकते हैं। बैंक्रप्सी का प्रोसीजर उस डेटर के खिलाफ, यानी जो व्यक्ति ने उधार आपसे लिया है उसके खिलाफ करवा सकते हैं और उसकी कंपनी को बेचा जा सकता है। अब सवाल यह है कि यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा दोस्तों? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पूछेगा कि प्रोसीजर बताओ आईबीसी का, और ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कोशिश करी है इसको सब चीजें यहां पे डालने की और आपके लिए बहुत आसान बनाने की। आप इसको इस तरीके से समझिए, सबसे पहले हमने यहां पे देखिए नंबरिंग दे रखी है, नंबरिंग के साथ चलिएगा। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ। नेक्स्ट देखिए 7th 8th, फिर 9th 10th 11th 12th, यानी कि हम 12 स्टेप्स में आईपीसी के प्रोसीजर को कवर करेंगे, कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, एक एक करके सभी पॉइंट्स को देखते हैं और आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मौजूद है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ते चलिए, आपको सारी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बोर्ड पे क्या लिखी हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। आईबीसी के प्रोसीजर को चालू कब किया जा सकता है, यानी कि किसी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी यानी लीगल प्रोसीडिंग्स कब एस्टैब्लिश करवाई जा सकती हैं या फिर कब स्टार्ट करवाई जा सकती हैं। उसका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि उसको डिफॉल्ट करना पड़ेगा सबसे पहले पेमेंट पे। देखिए अगर वो डिफॉल्ट ही नहीं कर रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कि उसको डिफॉल्ट करना पड़ेगा सबसे पहले पेमेंट पे, यानी कि वो आपका उधार वापस नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपका उधार वापस कर रहा है दोस्तों, फ्री फंड में नहीं आईबीसी लगवाना, ऐसा नहीं है। सरकार बोलेगा आपको, कोर्ट बोलेगा सुनो बेवकूफ हो गया, आपका पैसा वापस तो मिल गया, ऐसी थोड़ी किसी से दुश्मनी निकाल ली आईबीसी लगवा दिया, यानी कि डिफॉल्ट होना बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है। अब सवाल यह है आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को कौन लगवा सकता है। देखिए दोबारा से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को कौन एस्टैब्लिश करवा सकता है। तो देखिए आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को दो लोग करवा सकते हैं, यानी कि डेटर भी करवा सकता है, वो खुद तो बोल ही सकता है कि मैं इंसॉल्वेंट हूं और मेरे खिलाफ बैंक्रप्सी का प्रोसीजर चालू करवा दो। एक डेटर जिसने उधार लिया है वो तो खुद बोल ही सकता है, परंतु अब क्रेडिटर भी बोल सकता है, यानी जिसने उधार दिया है उसके पास भी तो ताकत है। अब आप अगर पैसा दे चुके हैं एक घर के लिए और वो व्यक्ति भाग रहा है या आपका सामान नहीं बना रहा है या घर नहीं बना के दे रहा है, तो अब आपके पास पावर है, आप मिल करके जाइए और एक कंप्लेंट दर्ज करिए, क्योंकि आप एक क्रेडिटर हैं और आईबीसी की नजर में क्रेडिटर को अलाउ किया गया है। क्रेडिटर दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है फर्क क्या होता है, बस मैं आपको बता देता हूं। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होते हैं जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दिए होते हैं, यानी कि सामान खरीद बेच करने के लिए या सामान दिया होता है और उसकी वजह से उन पे उधार होता है, सामान उधार में दिया होता है। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, आप इजी भाषा में समझने के लिए समझ लीजिए, बैंक्स और एनबीएफसी, यानी कि ये होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनका बहुत मेजर पैसा फंसा हुआ होता है, इनको बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। यानी कि ये वो बैंक्स हैं जिन्होंने पैसा दिया है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ईदर ऑपरेशनल क्रेडिटर, बोथ दोनों के दोनों कर सकते हैं क्या, आईबीसी के प्रोसीजर को चालू। चलिए थर्ड स्टेप पे आते हैं और ये पढ़िए,
सवाल ये है थर्ड स्टेप में, बिफोर गोइंग टू एए। अब ये एए क्या होता है? एए को बोलते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी। यानी कि देखिए, आप कहां पर जाएंगे आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को लाने? कोई ना कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी, उसी के पास तो जाकर के अपनी अर्जी को रखेंगे। तो उसको बोलते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने से पहले देखिए, आप ऐसा नहीं जा सकते डायरेक्टली, आपको पैसा नहीं दिया और आप पहुंच गए। पहले आपको उस डिफॉल्टर को 10 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। यानी यू नीड टू प्रोवाइड 10 डेज प्रायर नोटिस। आपको बताना पड़ेगा कि देखो भाई, मैं आने वाला हूं या मैं जाने वाला हूं कहां पर आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को एस्टैब्लिश करवाने। फिर आपकी कंपनी बिकेगी तो मुझसे मत बोलना, आपके असेट्स को बेचा जाएगा तो मुझसे मत बोलना कि लिक्विडेट क्यों करवाया जा रहा है, कि इसको कैश के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कराया जा रहा है। चाहते हैं कि आईबीसी का प्रोसीडिंग्स ना हो तो 10 दिन के भीतर भीतर मेरे को पैसा दे दो। आप देखिए, इफ क्रेडिटर्स गेट नो मनी, भाई अगर क्रेडिटर्स को पैसा ही नहीं मिला 10 दिन के भीतर भीतर, फिर क्या हो सकता है? यस, देन ही इज एलिजिबल। दोस्तों, वो फिर एलिजिबल बन जाता है। किस चीज के लिए एलिजिबल बन जाता है? वो बन जाता है कि वो जा सकता है कहां पे? एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। ये है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंच चुका है। जब वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंचता है तो फिफ्थ स्टेप के अंदर देखिए, दो तरीके की एजुकेटिंग अथॉरिटीज हैं। यानी कि दो तरीके की अथॉरिटीज मौजूद हैं भारत के अंदर। कहां पर जाएंगे? दो दरवाजे हैं। किस दरवाजे को खटखटाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई आप कंपनी के खिलाफ करवा रहे हैं काम या फिर एक इंडिविजुअल के खिलाफ। ध्यान से सुनिएगा, उधार किसने लिया है? क्या एक कंपनी ने आपसे उधार लिया है और कंपनी आपको उधार वापस नहीं कर पा रही है, यानी कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो कॉर्पोरेट आपको पैसा नहीं दे पा रहा है, तो आप जाएंगे एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी का मतलब क्या है दोस्तों? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आपको पता है ट्रिब्यूनल कौन होते हैं? ट्रिब्यूनल कोर्ट के केसेस को, या कोर्ट्स जो हमारे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके केसेस को या इनके ऊपर जो ओवर बर्डन ऑफ केसेस है उसको रिलैक्स करने के लिए, उनके बर्डन को थोड़ा सा कम करने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों? यू गो फॉर लॉ ट्रिब्यूनल्स। यानी कि सरकार ट्रिब्यूनल्स का क्रिएशन इसलिए ही करता है ताकि वर्कलोड जो हमारे कोर्ट्स पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसको कम कर दिया जाए और थोड़ा सा बेटर तरीके से एक स्पेशल फोकस दे दिया जाए किसके ऊपर? कुछ पर्टिकुलर केसेस के ऊपर। तो यहां पर किस तरीके की लॉ ट्रिब्यूनल है? नेशनल कंपनी। याद रखिएगा, क्योंकि आप कंपनी के खिलाफ करते हैं तो आप एनसीएलटी में जाएंगे। अच्छा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो डिसीजन देती है उसके भी खिलाफ जाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, उसके खिलाफ आप कहां जाते हैं? एनसीएलएटी। यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगर आपको कोई भी जजमेंट देता है, वो कोर्ट जो भी ट्रिब्यूनल जो भी आपको जजमेंट देता है, अगर आप उसके जजमेंट से खुश नहीं है तो यस, यू हैव द पावर, आप जा सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट, अपील कर सकते हैं आप, अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनक्लैट बोलते हैं इसे। यानी कि अपील की पावर्स दे रखी है। यूपीएससी आपसे पूछेगा क्या एनसीएलटी के डिसीजंस को अपील में डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है एनक्लैट। और एनक्लैट के डिसीजंस को भी क्या आप किसी कोर्ट में लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। यानी कि एक बात याद रखिएगा, एनक्लैट के डिसीजंस को भी किया जा सकता है, बट हाँ, एनसीएलटी के इमीडिएट डिसीजंस को एनक्लैट में आप डाल सकते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ एनसीएलटी में आप कंपनी को लेके जा सकते हैं? गलत सवाल। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी दो चीजें होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। पार्टनरशिप आप जानते हैं कि मिलकर के दो या दो से ज्यादा लोग अगर कोई बिजनेस को खोलते हैं तो हम पार्टनरशिप में खोल सकते हैं। अकेला व्यक्ति को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, यानी कि वो सिंगल ओनर है। और कंपनी तो आप जानते ही हैं कि आपको ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो सभी चीजें बनानी पड़ेगी। कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बट यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक्ट है 2008, उसके तहत भी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होते हैं उधर भी एनसीएलटी में ही जाते हैं। यानी कि अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और उसने आपका पैसा नहीं दिया है तो भी आप एनसीएलटी के दरवाजे को खटखटाएंगे। अब सवाल यह है
कि एनसीएलटी के दरवाजे को आपने जो खटखटाया है वो सिर्फ कंपनी और एलएलपी के केस में खटखटाया है। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपको इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे काम नहीं करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे काम करता है, या फिर एक इंडिविजुअल के खिलाफ जाना है, तो आप जाएंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसको बोलते हैं डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये बड़ी क्लियर कट है। देखिए, स्टार्टिंग हुई डिफॉल्ट से, डिफॉल्ट के बाद आपने 10 दिन का नोटिस दिया, 10 दिन के नोटिस के बाद आपने एजुकेटिंग अथॉरिटी को चूज किया। कौन सी अथॉरिटी? इंडिविजुअल है तो डीआरटी, कंपनी है तो एनसीएलटी। डीआरटी के डिसीजंस को भी आप अपील कर सकते हैं डीआरएटी में, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जैसे इसका एनक्लैट था ऐसे ही इसका डीआरएटी है, यानी डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसमें भी अपील करने की प्रोविजन दे रखे हैं। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। क्या है वो चीजें, देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर टाइम बाउंड मैनर में चीजें होती हैं। टाइम बाउंड मैनर मतलब इस एक्ट का जो स्पेशल प्रोविजन है, इस कोड का स्पेशल प्रोविजन क्या है कि टाइम बाउंड तरीके से चीजें होती हैं। अब टाइम बाउंड कितनी है यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है, बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 180 दिन यानी कि 6 महीने, विद इन 6 मंथ्स पूरा का पूरा जो लिक्विडेशन या रेजोल्यूशन या जो भी चीज है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये 6 महीने के अंदर अंदर करने की बात करी गई है। टाइम बाउंड मैनर पहले भी होता था सरफेसी और अदर एक्ट्स के थ्रू, बट वहां पे टाइम बाउंड नहीं था। यहां पे टाइम बाउंड है, बोला है भाई 180 दिनों के भीतर भीतर ये काम हो जाएगा। अच्छा, 180 दिन के अंदर अगर नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी रीजन, 6 महीने में नहीं हो पाता है, तो आप इसको वन टाइम एक्सटेंड करा सकते हैं। कितना? 90 दिनों तक, यानी कि आप और 3 महीने ले लीजिए। अब कितने हो गए? 6 महीने प्लस 90 दिन, यानी कि 9 महीने। मैक्सिमम 9 महीने में आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर कवर करा दिया जाएगा। मतलब कितने हो गए? 270 दिन। 270 दिन मैक्सिमम टाइम पीरियड बोला गया। बट हुआ क्या? 270 दिनों में रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स, कई सारे जुडिशियल लिटिगेशंस की वजह से। तो सरकार ने अमेंडमेंट किया और अब फाइनली मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 330 दिन। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना, पहली बारी में 180 में होना चाहिए, ये नियम कहता है। एक्सटेंड करा सकते हो 90 दिन, यानी कि 270, और हद से हद मैक्स टू मैक्स 330 दिन से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। समय मैक्सिमम 330 ही रह सकता है। 330 डेज इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड। बट बात यह है कि 330 दिन मैक्सिमम है, तो क्या इसको भी ब्रीच किया जा सकता है? जी हां, सरकार करती ही है, इसको ब्रीच होता ही है। और कब किया जा सकता है? ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी जहां पर बहुत ज्यादा जुडिशियल लिटिगेशंस में फंसे पड़ा है केस, तब 330 दिन को करा जा सकता है। अगर आपसे यूपीएससी सवाल पूछे कि एनसीएलटी के अंदर अगर केस गया है, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? मैक्सिमम 330 दिन। क्या मैक्सिमम 330 दिन मतलब इट इज लाइक 100% कि उसको ब्रीच ही नहीं किया जा सकता? तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कुछ केसेस में 330 दिन को ब्रीच किया जाता है और वो जनरली हो सकता है, बट ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। चलिए, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कितने का डिफॉल्ट होगा तब आप एनसीएलटी में जा सकते हैं। यानी कि एनसीएलटी में जाने का एक क्राइटेरिया है, मिनिमम 1 करोड़ का अगर उसने डिफॉल्ट किया है, यानी कि 1 करोड़ तक का उधार है जो वो चुका नहीं रहा है, तब ही आप एनसीएलटी में जा सकते हो। पहले ये कम था अमाउंट, बट ड्यू टू कोविड इसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि नहीं तो कई सारी कंपनीज डिफॉल्ट के क्राइटेरिया में आ जाती। इसलिए अब मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ रुपए रखा गया है। यानी कि 1 करोड़ से या 1 करोड़ से ज्यादा का अगर डिफॉल्ट है तो आप एनसीएलटी में जाएंगे। 180 दिन पहली बारी में होगा, मैक्सिमम 90 दिन ऐड करा जाएगा, और हद से हद 330 दिन के अंदर अंदर एक रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? आपका जो पैसा है या आपकी जो चीज है उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, रिजॉल्व कर दिया जाएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अब अगर आप एजुकेटिंग अथॉरिटी डीआरटी में जाते हैं, यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या दे रखा है? अब देखिए, अलग अलग है दोनों के केस में। यानी कि यहां पे पहली बारी में मैक्सिमम 90 दिन लिए जाएंगे डीआरटी के केस में। इंडिविजुअल के केस में 90 दिन को एक्सटेंड किया जा सकता है 45 दिन तक, और हद से हद 90 प्लस 45 कर लिए, हद से हद 180 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? 180 दिनों के अंदर अंदर डीआरटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा केस, इंडिविजुअल्स वाला।
अच्छा, अब बात हो रही है कि यहां पे मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। जैसे यहां पे मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ है, तो एक बात याद रखिएगा, मिनिमम जो डिफॉल्ट होना चाहिए अमाउंट का होना चाहिए वो ग्रेटर देन 20 लाख होना चाहिए। यानी 20 लाख या 20 लाख से ऊपर का अगर आपने डिफॉल्ट करा है, तब आप कहां जाएंगे, तब आप डीआरटी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आपने 20 लाख से कम का डिफॉल्ट किया है, ये वाला पॉइंट पढ़िएगा, इफ लेस देन 20 लाख का डिफॉल्ट है, या फिर किसी व्यक्ति ने 20 लाख से कम का डिफॉल्ट करा है, मतलब आपने उधार दिया था और वो 20 लाख से कम का है, तो आप डीआरटी में नहीं जा सकते, फिर आपको जाना पड़ेगा नॉर्मल सिविल कोर्ट, यानी कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इसमें जो प्रावधान चलेगा वो आईपीसी के अंदर नहीं चलेगा, यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के थ्रू नहीं चलेगा, इट विल गो विद सीआरपीसी, जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके थ्रू चलेगा। आईबीसी में तभी आ सकता है जब 20 लाख से ऊपर हो। 20 लाख से ऊपर है, इंडिविजुअल पे लगाया जा रहा है तो डीआरटी में जाओ। 1 करोड़ से ऊपर है और कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे लगाया जा रहा है तो आप कहां जाएंगे, एनसीएलटी जाएंगे। इन दोनों को आप अपील कर सकते हैं। जो एनसीएलटी में कंपनी के खिलाफ इस प्रोसीजर को चालू किया जाता है, उस पूरी प्रोसीडिंग्स को बोलते हैं सीआईआरपी। सीआईआरपी लिखा हुआ मिलेगा आपको कई सारे न्यूज़पेपर्स में। इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीजर, सीआईआरपी। मतलब किसी कंपनी के खिलाफ इस प्रोसीजर को चालू कराने को बोलते हैं सीआईआरपी। आपने सीआईआरपी करा दिया, मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करा दिया है, और ये सेक्शन 6 ऑफ आईबीसी के अंदर मौजूद है। आई होप सो यहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। एक बात याद रखिएगा, बस एक फाइनल पॉइंट मैं आपको ये वाला बता रहा हूं। देखिए, आईबीसी ने एनसीएलटी का फॉर्मेशन किया है, डीआरटी का नहीं किया है। डीआरटी तो पहले से मौजूद है। दोबारा से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आईबीसी आया है, आईबीसी ने इंटीग्रेट कर दिया है, तभी तो हम इसको कोड बोलते हैं। कई सारे एक्ट को एक साथ जोड़ देने का नाम है कोड। एक कोड के अंदर कई सारे हैं, जैसे लेबर कोड, तो लेबर कोड के अंदर कई सारे एक्ट्स अलग अलग मौजूद हैं जिसको आपने इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही जब मैं बोलता हूं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर कई सारी चीजों को एक साथ जोड़ दिया है। डीआरटी आज से स्टैब्लिश नहीं है। डीआरटी का एक एक्ट है जिसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, यानी कि 1993 के एक्ट से पावर्स मिली थी डीआरटी को। डीआरटी अपनी सारी पावर्स यहां से फॉर्म करता है और बहुत पहले से चल रहा है डीआरटी। डीआरटी भी फेल हो रहे थे, तभी हम लोग एनसीएलटी एक कंपनी के लिए स्पेशल से ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन करते हैं। बट हाँ, अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि आईबीसी की प्रोसीडिंग्स दोनों जगह चल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, जो कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं। 5th पॉइंट अगर क्लियर है तो लेट अस मूव ऑन टू दी 6th पॉइंट, और 6th पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। देखिए 6th पॉइंट क्या बोल रहा है, दोबारा से एक बार प्रोसीजर को समझ लीजिए। डिफॉल्ट होता है, 10 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, पैसा वापस नहीं मिलता है, तो आप कहां चले जाते हैं, एडजुकेटिंग अथॉरिटी, या तो डीआरटी या एनसीएलटी। अब एनसीएलटी में आप गए, मान लीजिए 14 दिन का मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है, किसको, एनसीएलटी को। वो ट्रिब्यूनल को बोला है कि भाई तुम्हें 14 दिन का टाइम है। जो एप्लीकेशन तुम्हारे पास आई है, क्योंकि ऐसा थोड़ी एनसीएलटी के पास कोई भी पहुंच गया और वो ट्रिब्यूनल हर एक के ऊपर रेजोल्यूशन प्रोसेस चला देगा, नहीं। पहले वो पढ़ेगा क्या ये जो भी बोल रहे हैं वो वाजिब है, क्या वो एक्चुअल ट्रुथ है, क्या वो क्रेडिटर सच बोल रहा है या वो डेटर सच बोल रहा है, क्योंकि कर तो कोई भी सकता है, डेटर हो या क्रेडिटर, कोई भी चालू कर सकता है ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो बात ये बोली जा रही है कि 14 दिन का टाइम दिया जाता है। इस 14 दिन के टाइम पीरियड में या तो एनसीएलटी उस एप्लीकेशन को एडमिट करता है या फिर फाइनली रिजेक्ट करता है। अगर एडमिट करता है, जिस दिन उसको बोलता है यस इट इज एडमिटेड, याद रखना वो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड 330 दिन था ना, उसी दिन से काउंट होता है। यानी द डे एडमिशन होता है एनसीएलटी के द्वारा, एनसीएलटी बोलता है यस नाउ द एप्लीकेशन इज एडमिटेड, उसी दिन से आप टाइम पीरियड गिनना चालू कर दीजिए। 330 दिन के अंदर मैक्सिमम सरकार कहती है आपको कि हम आपको रेजोल्यूशन प्रोसेस वापस करा देंगे, या रेजोल्यूशन प्रोसेस को पूरा कर देंगे, पैसा वापस करा देंगे लिक्विडेट करके। या तो आप एडमिट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। एनसीएलटी एडमिट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। और मान लीजिए 14 दिन का टाइम पीरियड अगर निकल गया तो उसको रीजन देना पड़ता है राइटिंग में कि क्यों डिले हुआ, क्या हुआ ऐसा कि डिले हो गया 14 दिन से ज्यादा। अच्छा, बिजी थे, कोर्ट में काफी सारे पेंडिंग केसेस थे, या जज अवेलेबल नहीं थे, किसी भी वजह से, तो कोई इशू नहीं है, बट आपको पेंडिंग केसेस बताने पड़ेंगे, कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। बट हाँ, एनसीएलटी में हर चीज टाइम बाउंड मैनर पे है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता है क्यों है,
पहले ऐसा बाउंड मैनर नहीं था, अभी हर चीज टाइम बाउंड है। बोला है जिस दिन एनसीएलटी हाँ बोल देगा उस दिन से आप काउंट करिए 180 दिन पहले, फिर 90 दिन एक्स्ट्रा ले सकता है, और हद से हद 330 दिन के अंदर अंदर उसको रेजोल्यूशन प्लान सौंपना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, छठा हो गया है, अब सातवें पे आते हैं। अगर एनसीएलटी अप्रूव कर देता है तो वो सबसे पहले एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अब ये क्या है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? देखिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरी की पूरी फील्ड में बहुत ज्यादा मास्टर है। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं यू नीड अ स्पेशलिस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, भाई आप जब लिक्विडेट कराते हैं या फिर कंपनी को बेचते हैं, या कंपनी की जो नॉलेज है मुझे तो नहीं है, आपको तो नहीं है, वी आर वेरी वेरी, है ना, हम तो जर्नलाइज पब्लिक हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं रियल एस्टेट की कंपनी को बेचना और मुझे पैसा निकलवाना है, मुझे क्या पता कि उस कंपनी को कैसे बेचना है, क्या बिडिंग का प्रोसीजर होना चाहिए, उसकी कंपनी के खाते कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देखते हैं। यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक पर्टिकुलर चीज में, एक पर्टिकुलर इस फील्ड में। तो उसमें आपको क्या चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रोफेशनल्स, वो व्यक्ति जो इस काम को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट्स, लॉयर्स, इनके पास नॉलेज है, इनको आईबीसी भी आता है, इनको कंपनी सेक्रेटरीट्स को पूरी की पूरी कंपनी की नॉलेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सारे अकाउंट्स की नॉलेज है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि दे आर दी प्रोफेशनल्स। तो होता क्या है, एनसीएलटी जैसी आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करता है उसके तुरंत बाद एक इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल भी बोल सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी बोल सकते हो, उस व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर टीम भी हो सकती है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, बट हां उसको लाया जाता है, उसको सौंप दिया जाता है, उसको नॉमिनेट करा जाता है। जब एनसीएलटी उसको नॉमिनेट करता है तो उसे बोलते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम, अंतरिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए सरकार या एनसीएलटी ट्रिब्यूनल जो है एक व्यक्ति को अपने आप भेज देता है। यानी कि आप ऐसा समझिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जब कभी भी कोर्ट में केसेस चलता है और आपके पास वकील नहीं है, तो ये हमारे यहाँ नियम है कि आपको वकील ही कर, आप भी खुद भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आपके पास अगर वकील नहीं है तो सरकारी वकील आपको दिया जाएगा। ऐसे ही सरकारी इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल एक व्यक्ति को नॉमिनेट करा जाएगा, दिया जाएगा, बताया जाएगा कि एनसीएलटी आपको बोलेगा ये है अब व्यक्ति, ये है प्रोफेशनल, ये सारी डीलिंग करेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, ये डीलिंग करेगा। ये जो प्रोफेशनल्स हैं एक एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। देखिए कुछ पिलर्स हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं, देखिए यहां पर पिलर्स ऑफ आईबीसी। आईबीसी का ना पिलर है, पिलर मतलब किस तरीके से आईबीसी कोड के अंदर चीजें बनाई गई हैं। तो देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया सबसे ऊपर की बॉडी है, ये स्टैब्लिश करी गई है आईबीसी कोड के द्वारा। ये रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है, यानी कि ये सब कुछ देखता है, ऊपर ऊपर से बताता है क्या चल रहा है, ये सबको रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? इन प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करता है। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये रजिस्टर्ड किसके द्वारा होते हैं, कौन इसको रेगुलेट करता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए एक एजेंसी है, इस एजेंसी के अंदर कई सारे इंडिविजुअल्स हैं जो लॉयर हैं, सीए हैं, सीएस हैं, आकर के अपने आप को रजिस्टर करते हैं इन आईपीए के द्वारा। ये आईपीए उन आईपी यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, इनको चेक करता है। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। एक आईयू भी एस्टैब्लिश करा गया है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के द्वारा, जहां पे सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का मतलब, मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर किसी कंपनी का डेटा देखना है, इलेक्ट्रॉनिकली मेरा सारा डेटा अवेलेबल है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिविल स्कोर, आप लोन लेने से पहले आपका सिविल स्कोर चेक कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज अवेलेबल हैं, वो क्रेडिट की सारी इंफॉर्मेशन आपको बैंक को दे देते हैं कि भाई इसका सिविल स्कोर क्या रहा, इसने लास्ट ईएमआई कब पे करी। ऐसे ही लेंडर की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के पास होती है। आईयू एक डेटाबेस है, एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल डेटाबेस है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। और इन सब को डील करने वाला है आईबीपीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए वापस आते हैं। तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये वो व्यक्ति है जिसको पहली बार एनसीएलटी भेज रहा है, और ये किसके साथ रजिस्टर्ड है? आईपीए के साथ। ओके, नाउ देखिए आईआरपी कंट्रोल्स डिफॉल्टर, यानी कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होते हैं ये डिफॉल्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ऑपरेशन, असेट्स का कलेक्शन, इंफॉर्मेशन स्टेट कंपनी से, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से इनका काम है। मतलब ये वो जो व्यक्ति है ना जो एनसीएलटी ने भेजा है
जो नॉमिनेट करा है कि भाई ये अब सारा सारा धंधा संभालेगा, एक्चुअल में उसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं। वो एक प्रोफेशनल है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज से। वो एक व्यक्ति है, रजिस्टर्ड है आईपीए के द्वारा। प्लस यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेगा, सारा का सारा मैनेजमेंट, सारा का सारा डिसीजन अब वो प्रोफेशनल लेगा। वो प्रोफेशनल के पास पावर्स दे दी गई हैं, किसके द्वारा? एनसीएलटी के द्वारा। ओके, जैसे ही ये प्रोफेशनल आया, सबसे पहला काम ये क्या करता है, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, देखिए यहां पे एक बात याद रखिएगा, ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात हो रही है। क्रेडिटर दो तरीके के थे, एक था फाइनेंशियल, एक था ऑपरेशनल। ऑपरेशनल नहीं होते, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जैसे बैंक्स और एनबीएफसी, इनकी कमिटी का एस्टैब्लिशमेंट कर देता है। यानी अब उन सब व्यक्ति को एक रूम में बिठाता है, एक कमिटी बनाता है। कौन बनाता है? वो ही व्यक्ति जो एनसीएलटी के द्वारा लाया गया है। तो वो व्यक्ति एक कमिटी का एस्टैब्लिशमेंट करता है और उस कमिटी को बोलते हैं 8वें पॉइंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है जो एक्चुअल ताकत है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि डेटर नहीं, अब क्रेडिटर हीरो है। अब जो उधार देता है उसके पास पावर है। तो देखो, कमिटी ऑफ क्रेडिटर इज द सुप्रीम बॉडी हियर। ये डिसाइड करती है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सारे डिसीजन कौन लेंगे? आप लेंगे। आपके पास पावर है, क्रेडिटर्स के पास पावर है, बट हाँ, कौन से क्रेडिटर्स? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास वोटिंग के अधिकार होते हैं। इनको प्रायोरिटी दी जाती है, बैंक्स, एनबीएफसीज, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। बट एक बात याद रखिएगा, जो भी चीज या जो भी डिसीजन इनके द्वारा लिया जाएगा वो ऑब्वियसली सभी क्रेडिटर्स को मिलेगा। यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है जो डिसाइड करती है सारे डिसीजन, और यही डिसीजन एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगा। और अगर पैसा मिला, वापस आया आपका पैसा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के कहने पे, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के पास भी पैसा जाएगा। मतलब दिस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि प्रोसीड ऑफ मनी कैसे शेयर होगा बिटवीन द फाइनेंशियल एंड द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बोथ। पैसा सबको मिलेगा, बट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स लेंगे। यही सबसे बड़ा लूप होल भी है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को लाया नहीं जाता है। ठीक है जी, सो आई होप सो ये जो भी स्क्रीन पे लिखा है अब आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 9th पे। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की बात करते हैं। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी जो है, या तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति या जो प्रोफेशनल एनसीएलटी ने पहली बार सरकारी वकील जो दिया था, है ना, सरकारी प्रोफेशनल जो दिया था, या तो उसी को आगे कंटिन्यू करे। सीओसी के पास पावर है। देखिए, वो व्यक्ति आया, उसने आते ही सबसे पहले सीओसी का गठन करा। सीओसी डिसाइड करेगा ना हर चीज, तो सीओसी ये भी डिसाइड करेगा। मान लीजिए मैं वो व्यक्ति हूं, तो अब ये सामने बैठी हुई कमिटी डिसाइड करेगी क्या मैं ही कंटिन्यू करूं आगे सारे डिसीजन के लिए। अगर वो चाहती है तो मुझे चेंज भी करा के एक नया प्रोफेशनल को हायर कर सकती है। यानी कि या तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्चुअल में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहलाया जाएगा, या फिर एक नया व्यक्ति आगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा। जो भी है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करेगी। और फाइनली मान लीजिए उन्होंने चूज किया कि मैं ही आगे काम करूं, तो मैं बन जाऊंगा। अब मेरा नाम इंटरिम नहीं रहेगा, अब मेरा नाम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रहेगा। क्योंकि इंटरिम कब तक था? जब तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ना बन जाए। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनने के बाद सारा का सारा रोल किसके ऊपर आ जाता है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। चलिए, सबमिट्स आर रेजोल्यूशन प्लान होता क्या है? जैसे ही आपने एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर करा, या तो नया या पुराने को कंटिन्यू करा, वो गैप ले लेता है, वो चले जाएगा। मैं यहां से निकल जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा 6 महीने बाद। 6 महीने में मैं सारी स्टडी करूंगा, उस पूरे की पूरी कंपनी के बारे में पढ़ूंगा, उसके एसेट्स का वैल्यूएशन निकालूंगा, बिडिंग के प्रोसीजर के थ्रू पता लगाऊंगा क्या है मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है, हर चीज का मैं अंदाजा लगाऊंगा। और अंदाजा लगाने के बाद एक प्लान बनाऊंगा। उस प्लान को फिर मैं आप सबके सामने मौजूद करूंगा। यानी कि आई विल सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू विल सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान। मैं आऊंगा, एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वही जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनी थी, उनको दोबारा बिठाऊंगा, उनके सामने आऊंगा और बोलूंगा सुनो, इन 6 महीने में या इन जितने भी दिन मैंने लिए हैं, 180 हैं या प्लस 90 करवाए हैं, या मैक्सिमम 330 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर हो जाना चाहिए। तो मैं आऊंगा और मैं बोलूंगा सुनो भाई, एक काम करो, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको एक प्लान सौंपता है। उस प्लान के अंदर मैं ये बोलता हूं, कंपनी को बेचते नहीं है। क्या करते हैं? कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, उसको चेंज कर देते हैं, कंपनी के हेड्स को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मर्जर कर देते हैं, जो फालतू के खर्चे थे इनको खत्म कर देते हैं, और आपकी कंपनी सेफ रहती है। इस कंपनी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक पहला प्लान है।
मैंने आपके सामने दिया। फिर मैं दूसरा प्लान दूंगा, सुनो, बोर्ड ऑफ मैनेजर्स जो हैं या जो डायरेक्टर्स हैं उनको बदल देते हैं और यहाँ पे एक नई स्कीम लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी थोड़ा सा प्राइवेटाइज कर देंगे, कुछ भी, एनीथिंग। मैं फिर एक स्कीम बताऊंगा, दूसरा प्लान बताऊंगा, तीसरा प्लान भी मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मैं बोलूं कि भाई देखो ऐसा करते हैं, ये जो आपका घर का ढांचा तो बनी चुका है, क्या करेंगे, एक नई कंपनी बुलाएंगे, ये जल्द से जल्द आपकी यहाँ पे व्हाइट वॉश करेगा, फटाफट से यहाँ पे सीमेंट वीमेंट लगा के आपको रेडी टू फर्निश मूव इन घर दे देगा। तो आपने 10 साल वेट करा है, अगले 3 साल और वेट कर लो, 3 साल में 100% आपको घर मिल ही जाएगा। अब सरकारी लोग देखेंगे, चिंता मत करो। एक नया प्लान बता दिया। मतलब अब मैं आकर के आपको नए नए प्लान्स बताऊंगा। जब मैं आपको रेजोल्यूशन प्लान सौंपूंगा, अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज द हीरो और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एकदम से वोटिंग करेंगी। यानी मान लीजिए जितने भी वहां पे लोग बैठे हैं उसका 66% लोग अगर हाथ उठाते हैं, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी यस बोलता है कि हाँ भाई ये प्लान बहुत अच्छा है, इसी के साथ आगे मूव करो, तो वेरी गुड, फिर वो रेजोल्यूशन प्लान बन जाता है। यानी कि इफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक्सेप्ट करता है, अग्री करता है 66% से, याद रखिएगा, तो वो रेजोल्यूशन प्लान हो जाता है। यानी वो रेजोल्यूशन वर्क कर जाएगा और फिर ये रेजोल्यूशन प्लान फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब जिस एनसीएलटी ने एक व्यक्ति को दिया था वही व्यक्ति या तो सेम रह सकता है या बदल सकता है। फाइनली वो जाएगा और एक प्लान को सौंपेगा एनसीएलटी के सामने, बोलेगा देखो इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 66% ने बोला है कि इस कंपनी को जिंदा रखा जाए, यानी कि इसको बेचा ना जाए, लिक्विडेट ना करा जाए, मैनेजमेंट चेंज कर दिया जाए और 3-4 साल बाद हमें जो भी घर था या जो भी चीजें थी वो पूरी हो जाए। इफ यस, एनसीएलटी के पास अप्रूवल के लिए जाता है, एनसीएलटी फाइनल अप्रूवल देती है और वो प्रोसीजर चालू हो जाता है। कितनी बढ़िया प्रोसीजर है। बट व्हाट इफ 66% लोगों ने हाथ नहीं उठाए, मात्र 10% लोगों ने हाथ उठाए, तो याद रखना अगर मेजॉरिटी से वोटिंग नहीं हो पाई, 2/3 मेजॉरिटी का जो प्लान दिया था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और वहां पे सिर्फ मात्र 10 या 20% लोगों ने हाथ उठाए, 66% की मेजॉरिटी नहीं मिली, तो ऑटोमेटिकली वर्ड याद रखिएगा, इफ सीओसी डजंट एग्री लिक्विडेशन विल स्टार्ट। यानी कि कंपनी को बेचने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो होता क्या है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने प्लान आता है और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हाथ ही नहीं उठाते हैं। इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स चाहते हैं कि बेचो कंपनी को, एंड देन इस प्लान को फाइनल अप्रूवल के लिए एनसीएलटी के पास भेजेंगे। एनसीएलटी बोलेगा ओके लिक्विडेट, और फिर कंपनी को बेचा जाएगा, बिडिंग करी जाएगी ओपन मार्केट में और एक एक उसके असेट्स बेचा जाएगा, पैसा आएगा और पैसा लोगों को मिल जाएगा। This is IBC, Insolvency and Bankruptcy Code। एक और बात करते हैं प्री पैक फॉर एमएसएमई, ये भी देख लीजिए। अच्छा, इस पूरे प्रोसीजर में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी दोस्तों, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी के जो मैनेजिंग राइट्स हैं, ये जो मैनेजिंग राइट्स है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये बिक जाते हैं, यानी कि ये खत्म हो जाते हैं। जिस भी कंपनी का जो भी मालिक है, अब वो मालिक नहीं रहता है, क्योंकि सारे के सारे मैनेजरियल राइट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास आ जाते हैं। यानी वो रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल है ना, उसके पास होता है अधिकार। वो क्या करना चाहता है, वो प्लान सबमिट करता है, सारी की सारी चीजें उसके पास हो जाती हैं, तो कंपनी के मैनेजरियल राइट्स गायब हो जाते हैं। अब हुआ क्या, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो कि 50% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स जो भारत में होते हैं उसमें योगदान देता है, जो 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है, जो भारत की बैकबोन कहलाया जाता है, यानी कि इट इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटे और लघु उद्योग, इनके पास पैसे की बहुत बड़ी कमी होती है और कोविड आने के बाद, डिमोनेटाइजेशन आने के बाद, जीएसटी आने के बाद ये बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। यानी कि इन जितनी भी कंपनीज हैं ये उधार पे काम करती हैं और उधार दे नहीं पा रही हैं, और अब आप जानते हैं वो खुद इंसॉल्वेंट अपने आप को घोषित करें ना करें, कोई भी क्रेडिटर उनके खिलाफ बैंक्रप्सी का प्रोसीजर चालू करा सकता है और उनकी कंपनी को लिक्विडेट करवा सकता है। बट ऐसे केस में हमारे यहाँ पे जो बैकबोन है एमएसएमई, जो इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बेहतरीन तरीके से काम करता है, वो खत्म हो जाएगा, बिक जाएगा, और ये एमएसएमई का डिक्लाइन भारत की इकोनॉमी को डिक्लाइन कर देगा। इसलिए भारत सरकार ने प्री पैक निकाला एमएसएमई के लिए। बोला भाई देखो ऐसा है, आउटसाइड द कोर्ट एग्री कर लो, एग्री आउट ऑफ द कोर्ट एग्रीमेंट कर लेते, वो कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम सेटलमेंट में, बोला है कि ये एमएसएमई के लिए है। सिर्फ कब है एमएसएमई के लिए, मिनिमम 10 लाख का फ्रॉड होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 10 लाख का उधार वापस नहीं हुआ है तभी एलिजिबल है प्री पैक के लिए, और 1 करोड़ से कम होना चाहिए। यानी कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा का उसने लॉस
या फिर वो पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, देन इट विल कम अंडर एनसीएलटी। वो फिर प्री पैक सोल्यूशन में नहीं आएगा। 1 करोड़ से कम, 10 लाख से ज्यादा और इस बीच में अगर किसी ने उधार नहीं दिया है, ये रेंज उसकी, तो प्री पैक के लिए एलिजिबल है। आप देखो प्री पैक में होता क्या है। प्री पैक में मैनेजमेंट जो होती है ना फर्म की, कंपनी की, वो एक्चुअल में ओनर्स के पास ही रहती है। यानी कि होता ये है, ओनर्स, प्रमोटर्स और क्रेडिटर्स, यानी कि जिन्होंने उधार दिया है, वो आपस में आउटसाइड द कोर्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं। और मैनेजमेंट के राइट्स किसके पास रहते हैं? अल्टीमेटली द मैनेजमेंट राइट्स लाइज विद द ओरिजिनल प्रमोटर्स ओनली, क्योंकि नॉर्मल आईबीसी के मैनेजमेंट में कंट्रोल पास ऑन हो जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को। यह है प्री पैक सोल्यूशन फॉर एनबीए एमएसएमईज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, कहेगा एनबीएफसी क्या जरूरी है? एनबीएफसी को लाया जा सकता है क्या? ये सिर्फ बैंक्स के लिए है? कहना एनबीएफसी को लाया जा सकता है, बिल्कुल। 500 करोड़ के असेट से ज्यादा का साइज का कोई एनबीएफसी है जो सीआईसी कहते हैं हम, कोर इन्वेस्टमेंट, या फिर टू बिग टू फेल वाले हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, उन वाले एनबीएफसीज अगर डिफॉल्ट करते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं? आईबीसी के प्रोसीजर में ला सकते हैं। मतलब ये आईबीसी के प्रोसीजर के दायरे में आ सकता है, एनबीएफसी को भी लाया जा सकता है, जैसे कि देवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड को लाया गया, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी दिखाया। ये पहली एनबीएफसी बनी। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। बोला जा रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर इनिशियली 2016 में कवर्ड नहीं था, बट अमेंडमेंट में कवर्ड हुआ है। और याद रखिएगा, बोला है मिनिमम 100 क्रेडिटर्स, यानी कि मिनिमम 100 हाउस होल्ड। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने घर खरीदा, आप इंडिविजुअल जाकर के उस कंपनी के खिलाफ काम नहीं कर सकते, यानी आप इंडिविजुअली एनसीएलटी में नहीं जा सकते। आपको अगर उस कंपनी के खिलाफ या रियल एस्टेट सेक्टर के खिलाफ कुछ भी आईबीसी की प्रोसीडिंग्स या बैंक्रप्सी का प्रोसीजर चालू करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 100 लोग होने चाहिए। या तो मिनिमम 100 लोग हों या फिर 10% लोग हों टोटल, जितने भी उधर ओनर्स हैं। अब देखो, मान लो कोई घर है, उस घर में या एक जो वो बना रहा था घर, उसमें मिनिमम 50 ही फ्लैट है। अब 50 ही क्रेडिटर्स हुए, उस केस में मिनिमम 100 तो हो नहीं पाएगा। उस केस में फिर मिनिमम 10% लोग होने चाहिए, या तो 100 हो या फिर 10% हो। ये लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, आईबीसी के प्रोसीजर को चालू करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ आईबीसी। आई होप सो आपको क्लियर होगा। देखिए, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन है, हम पढ़ चुके हैं कि समय सीमा दे रखी है, 330 दिन मैक्सिमम है। कुछ केसेस में ब्रीच होता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द असेट्स, क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, किसी के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। सीए, सीएस, लॉयर्स, वो प्रोफेशनल्स के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है, हेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इजियर टू एग्जिट फॉर द बिजनेस। देखो 1991 जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब राइट टू एंट्री आया फॉर्म्स के पास। बाहर की कंट्रीज से जो बिजनेसेस हैं भारत में एंटर हुए, बट राइट टू एग्जिट 2016 की आईबीसी से मिला। यानी कि जितना इजी एंट्री था उतना इजी एग्जिट नहीं था। क्यों एग्जिट नहीं था? मान लीजिए मेरी कंपनी है और पैसा नहीं दे पा रहा हूं, तो मेरे खिलाफ बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स चालू हो जाती थी। आईबीसी का प्रोसीजर मैं खुद कर सकता हूं ना, मैं भी तो डेटर हूं। मान लो मेरा दिवालिया निकल गया, मैं खुद से अपने खिलाफ आईबीसी करवा सकता हूं, अपनी कंपनी को लिक्विडेट करा सकता हूं और यहां से निकल सकता हूं टेंशन फ्री। मेरे पर कोई कोर्ट केसेस और कुछ चीजें नहीं चलेंगी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा। देखो, जीडीपी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, इससे बाहर के निवेशकों का भरोसा बढ़ा, क्योंकि उनको पता चला कि भारत के अंदर जो चीजें हैं अब इस तरीके से एक्ट हो रही हैं कि भाई कंपनीज का डिफॉल्ट नहीं होगा। कंपनीज डिफॉल्ट करती हैं या फिर कोई भी निवेशक अगर पैसा देता है, हमारे भारत में लगाता है, तो उसका पैसा नहीं मारा जाएगा और आईबीसी के प्रोसीडिंग्स में उसको पैसा मिल जाएगा। एनपीए डिक्रीज हो गया, बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत में जो एनपीए था उसी की समस्या के लिए आया भी और वो क्लियर भी हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल। अभी क्रेडिटर के पास पावर आ गई, पहले डेटर के पास पावर थी। अब कोई भी निवेशक, कोई भी ऑपरेशनल या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर इसको स्टार्ट करवा सकता है। सर्टेन चैलेंजेस अब देखते हैं। हाई हेयर कट। हेयर कट क्या है? देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो, मेरी कंपनी है और मैंने कंपनी को बेचने के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने बोल दिया कि भाई कंपनी को बेच दो। अब कंपनी को जब बेचने गए तो 100 करोड़ का क्या लगाया हमने अंदाजा लगाया कि ये जो है ना 100 करोड़ का बैठेगा, 100 करोड़ बिक के हमें अमाउंट मिलेगा। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में मात्र 5 करोड़ रुपए बिडिंग के थ्रू वापस आते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है
रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एक प्लान सौंपा और उसमें बोला कि भाई आप कंपनी को जब लिक्विडेट कराएंगे ना, उस कंपनी के लिक्विडेशन में 100 करोड़ तक की वैल्यू आ जाएगी। अल्टीमेटली जब वो मार्केट में उतरे तो 5 करोड़ की वैल्यू आई, और बोला जा रहा है कि ये बैंक्स और एनबीएफसी इसमें खुश हैं, यानी कि 100 करोड़ की चीज को 5 करोड़ में लेकर के खुश हैं। इतना हाई हेयर कट है, इसे बोलते हैं हेयर कट रेशियो। हेयर कट रेशियो क्या है? कितना अमाउंट आपने छोड़ दिया, कितना अमाउंट छोड़ दिया? 95 करोड़ छोड़ दिया। 95% का हेयर कट रेशियो है। जनरली 90% से ज्यादा का हेयर कट रेशियो आ रहा है। मतलब जो भी लिक्विडेशन में हम लोग पैसा सोच रहे हैं उतना मिल नहीं रहा है बैंक्स और एनबीएफसी को, तो बैंक्स और एनबीएफसी 90% तक पैसा छोड़ दे रहे हैं, 10% का पैसा ले रहे हैं आईबीसी का। तो आईबीसी का फायदा क्या? ये तो बहुत ही पुअर है। नेक्स्ट देखिए, डिसइंसेंटिव टू द स्टार्टअप्स। मुझे एक बात बताओ, आपने कंपनी को बोलते हैं एक बच्चे की तरह होता है, आपने उस बच्चे को पाला पोसा, ना बड़ा करा, सब कुछ करा, और उसके बाद हुआ क्या? किसी भी एक क्रेडिटर ने आपके खिलाफ आईबीसी चालू करवा दिया, आपकी कंपनी लिक्विडेट हो गई, क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास पावर है, मैनेजमेंट के राइट चले गए, आपने अपनी कंपनी बनाई वो चली गई। अब इससे क्या हो रहा है? स्टार्टअप का कल्चर वेस्ट हो रहा है। भारत के अंदर डिसइंसेंटिव पड़ रहा है, स्टार्टअप्स आ नहीं रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या का विषय है। नेक्स्ट देखिए, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बहुत ओवरबर्डन है केसेस के थ्रू, क्योंकि स्टाफ की कमी है, ऊपर से ओवरबर्डन भी है। प्लस यहीं से आप एक चीज याद रखिएगा, फ्यू बेंचेस हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं है। मतलब दिल्ली में अवेलेबल है, बाकी जगहों पे नहीं है मान लो, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी जगहें, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे एनसीएलटी है ही नहीं, बहुत कम बेंचेस हैं। इसकी कम बेंचेस होने की वजह से केसेस का ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से डिले हो जाता है, हर चीज डिले हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ये डिले इतना हो रहा है कि टाइम बाउंड प्रोटोकॉल जो बोला था ना आपने कि टाइम बाउंड प्रोटोकॉल रहेगा, ये वो एवरेज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीजर में देख लीजिए 679 डेज लग रहे हैं। यानी कि इन लोगों ने बोला 180 का मतलब 90 में ऐड करो, बोला 330 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे। 679 एवरेज है, कुछ कुछ तो 2 साल 3 साल तक जा रहे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बोलने की बात थी कि आईबीसी एक अच्छा काम करेगा, टाइम बाउंड नहीं है। 71% केसेस 180 डेज से ज्यादा जाते ही जाते हैं। सो ये प्रोसीजर बहुत बेकार है, इसका बहुत बड़ा लूप होल और चैलेंज है। नेक्स्ट देखिए, इससे विलफुल डिफॉल्टर्स बढ़ चुके हैं। यानी कि अब क्या है ना, कंपनी को पता है कि यार डिफॉल्ट हो गया तो क्या करो, आईबीसी करवा दो। डेटर्स खुद बोल देते हैं आईबीसी कर लो, दिवालिया हो गया निकाल दो। कोई भी अपनी कंपनी को ढंग से रन नहीं करना चाह रहा है, सब अपने आप को विलफुल डिफॉल्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की जीडीपी गिर सकती है, भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकता है। सो दिस इज अनदर इशू। नेक्स्ट देखिए, करप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यहां पे ना थोड़ा सा करप्शन और ट्रांसपेरेंसी की कमी भी देखने को मिली है। कैसे देखने को मिली है? एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एक एक्वायर करता है क्या? एक असेट को। कौन से असेट को? कराईकाल पोर्ट। कराईकाल पोर्ट को बेचा जाता है आईबीसी के प्रोसीडिंग्स में। इस कराईकाल पोर्ट को जो अमाउंट रखा गया था वो था 2997 करोड़, यानी कि इसकी बोली लगी, बिडिंग का जो अमाउंट था 2997 करोड़ था, और इन्होंने खरीदा कितने में? 1583 करोड़। सो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अडानी जी को इतनी सस्ते में कैसे मिल गया कराईकाल पोर्ट? यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और यहां पे करप्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी नॉट देयर। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? भारत के अंदर तो आईबीसी चला सकते हो, बट व्हाट अबाउट विजय माल्या, व्हाट अबाउट अदर्स जो यहां से भाग के चले गए, या फिर वो कंपनीज जो बाहर की हैं इधर आके कुछ कर रही हैं, उनके खिलाफ क्या करते हो? या फिर आपकी कंपनीज जो बाहर हैं उनके खिलाफ क्या हो सकता है? तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देश के नेशन के अंदर तो आईबीसी चलाया जा सकता है, बाहर का क्या प्रोसीजर है उसकी बात नहीं हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आईबीसी लाया क्यों गया था? दोस्तों, आईबीसी लाया गया था ताकि कंपनी को रिवाइव कर सको। आपका प्राइम पर्पस होना चाहिए था कंपनी को रिवाइव करना, कंपनी को वापस खड़ा करना, ना कि आपका प्राइम पर्पस यह होना चाहिए था रेजोल्यूशन, क्या कहते हैं, आपका लिक्विडेशन। तो आप क्या कर रहे हैं? आपका प्राइम पर्पस क्या बन गया है? लिक्विडेशन, नॉट रेजोल्यूशन एंड रिवाइवल। अरे भाई, हमारे यहां पे कंपनीज को बेच करके कोई फायदा नहीं है। देखो आप क्या कर रहे हो, सालों साल में कंपनी बनती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक डिसीजन लेते हैं और कहते हैं लिक्विडेट। नहीं, हमारा प्राइम पर्पस आईबीसी को लाने का था कि कंपनीज को रिवाइव कर सके, हम उसको स्ट्रेंथन कर सकें और पैसा रिलाइज करवा सकें, अर्ली पैसा मिल जाए, टाइम बाउंड पैसे में पैसा मिल जाए, वैल्यू अच्छी रिलाइज हो जाए। बट हो क्या रहा है? भारत के अंदर 85% जो आईबीसी का केस है वो लिक्विडेट ही होता है सिर्फ।
मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत कम केसेस ऐसे हैं, बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो रिजॉल्व होती हैं या रिवाइव होती हैं, यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मैक्सिमम केसेस में कंपनी को लिक्विडेट ही करवा देते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आई होप सो यहां पे आपको एडवांटेजेस और चैलेंजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आते हैं तो दोबारा सुनिए, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोसीजर एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आईबीसी। इसके बाहर यूपीएससी जनरली नहीं पूछेगा और कुछ करंट में आता है तो आप उसको अपडेट करते रहिएगा, बट आज तक की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। एक क्वेश्चन देख लीजिए मेंस का। While the IBC has successfully chartered a new era in the history of bankruptcy resolution, yes, एक नया era आ चुका है। It needs several reforms की आवश्यकता है यहाँ पे। Its supporting role in capital formation and economic growth of the country, critically analyze की बात बोली जा रही है, बोला जा रहा है। बताओ प्लस और माइनस दोनों। तो सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है कि सक्सेसफुली आ चुका है, कैसे आ चुका है, थोड़े इसके एडवांटेजेस बताइए, प्रेजेंट सिनेरियो बताइए, क्या इसका अच्छाइयां हैं आंसर में, फिर बताइए कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है तो कुछ चैलेंजेस बताइए, और लास्ट में कुछ सॉल्यूशंस बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बता देता हूं, यहीं से देखो जो प्रॉब्लम है ना उसी से सॉल्यूशन निकालो, उसी से सॉल्यूशन लिखो। एग्जाम के अंदर सबसे बेस्ट वही रहता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं वेरी फ्यू बेंचेस ऑफ एनसीएलटी, तो क्या बोलोगे इसका सॉल्यूशन? एनसीएलटी की बेंचेस को बढ़ा दो। नेक्स्ट, अगर आपको बोले लैक ऑफ स्टाफ इन एनसीएलटी तो बोलो स्टाफ को बढ़ा दो। जैसे आज की डेट में करंट स्टाफ है 34, सैंक्शन स्टाफ कितना है 64, तो 64 तक ले जाओ स्टाफ्स को। बोलो कि आप जल्दी से जल्द अपॉइंटमेंट करो। ग्रेटर फोकस ऑन लिक्विडेशन है तो क्या बोलो इसका सोल्यूशन? ग्रेटर फोकस शुड बी ऑन रेजोल्यूशन एंड रिवाइवल ऑफ द कंपनी, नॉट ऑन लिक्विडेशन। यही तो सोल्यूशन है। बोलो कि ये टाइम बाउंड मैनर में करो, इसको 330 दिन से ज्यादा मत लेके जाओ, ये इसका सोल्यूशन हो गया। विलफुल डिफॉल्टर्स को रोको, हर एक केस में मत लगाओ। ऑपरेशनल जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी इंक्लूड करो डिसीजन मेकिंग में। करेक्ट। तो आप ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बनाओ, बिडिंग का प्रोसीजर ई कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कर दो, ई गवर्नेंस की इनिशिएटिव्स लगाओ। सो दीज कैन बी द सॉल्यूशंस टू योर आंसर। सो आई होप सो आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अच्छे से समझ में आया होगा। विल सी यू अनदर टाइम द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।